असफहान कुरैशी का पूरा जिस्म लरज रहा था, माथे पर से पसीना कुछ ज्यादा ही बह रहा था। वो कंबल से बाहर निकलकर खिड़की की जानिब ठंडी हवा लेने के लिए उठा, मगर जैसे किसी मजबूत जंजीर में उसको जकड़ लिया गया हो। हब्स और गर्मी बढ़ती चली जा रही थी, उसका सांस बहाल रखना काफी मुश्किल हो गया था। फिर पूरा जिस्म पसीने से भीगने लगा। उसने तमाम तर हिम्मत जमा की, अगर वो उठने में नाकाम हो जाता तो यकीनी मौत वाक़या थी। वो कलमा पढ़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने गर्मी का तसलसल तोड़ दिया। हालांकि बाहर सर्दी थी, वो हैरान था कि कमरे में इस कदर गर्मी और हब्स किस तरह हो गई। खिड़की से आती ठंडी हवा ने कमरे का मौसम ठीक किया तो असफहान ने सुकून का सांस लिया। अब हर चीज नॉर्मल होने लगी थी, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना था। असफहान का खौफ अभी बाकी था। पिछले 2 हफ्ते से हर रात कुछ अजीब तर्ज का वाकया रूनुमा हो जाता था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे, और ऐसे सारे वाकयात सिर्फ आधी रात के बाद ही रूनुमा होते थे। पिछली रात उसके कमरे में शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था। हर चीज बिखर चुकी थी, पंखा हिलने लगा था, वॉल क्लॉक जमीन पर आ गिरी, शोकेस पर रखे परफ्यूम नीचे आन गिरे, साइड में दीवार से लगी अलमारी धड़म से फर्श नशी हो गई। उस शदीद तरीन ज़लज़ले में वो खौफजदा और बदहवास होकर कमरे से बाहर आ गिरा था। वो नींद में ऊल फूल बक रहा था, उसकी दिमागी कैफियत पर काफी बुरा असर पड़ा था। मगर फिर ज़लज़ला जैसे थम गया, लेकिन उसने सारी रात बाहर लॉन में गुजार दी। अगली सुबह उसे हैरत का शदीद झटका लगा। कमरे में मौजूद हर चीज अपनी अपनी जगह पर कायम थी, मगर उसने आंखों से हर चीज को खुद नीचे गिरते देखा था। वो नींद से बेदार हुआ तो ठंडी घास ने उसका इस्तकबाल किया। वो रात को ज़लज़ले की वजह से बाहर निकल आया था और लॉन में ही सो गया था, लेकिन फिर पता चला कि ज़लज़ला सिर्फ उसके कमरे तक ही महदूद था। अगर ज़लज़ला आता तो हर कोई महसूस करता। मोहल्ले में किसी फर्द वाहिद ने उस ज़लज़ले की बात तक ना की। माजरा गंभीर था, मगर फिर उसे 2 रात पीछे का अनोखा वाकया याद आ गया। वो रात का आखिरी पहर था जब उसे शदीद किस्म की सर्दी महसूस होने लगी थी। गो कि वाकई सर्दी थी, मगर इतनी शदीद ठंड के कमरे में मौजूद हर चीज पर बर्फ जमनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त शदीद तरीन सर्दी में बर्फ जमने से वो ठिठुरते हुए कांप रहा था। सर्दी महसूस करने से पहले उसे झटका लगा था, जिससे उसका ब्लड प्रेशर मुतासिर हुआ था। अचानक झटके ने उसके दिल की धड़कन को मजीद तेज कर दिया था, ऐसे जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल पड़ेगा। सर्दी का खौफनाक राज पूरे कमरे में छा रहा था। हीटर पर भी बर्फ जमना हैरानकुन बात थी। बर्फ बढ़ती चली जा रही थी और उसका जिस्म उस बर्फ में छुपता चला जा रहा था। मगर फिर यकदम मंजर बदला, हर चीज नॉर्मल होने लगी। बर्फ सिरे से गायब थी, जैसे बर्फ थी ही नहीं। उसका दिमाग घूम कर रह गया था, क्योंकि इस किस्म के वाकयात खतरनाक थे। न जाने कौन ऐसा कर रहा था और उसे क्यों डराने की कोशिश कर रहा था। उसी तरह एक और खूनी रात ने उसे पागल करके रख दिया था। वो रात का आखिरी पहर रहा होगा जब अचानक उसे शदीद प्यास महसूस हुई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। फ्रिज किचन में था, क्योंकि इतनी सर्दी में प्यास बहुत कम महसूस होती है, मगर इंसानी फितरत के प्यास का लगना कुदरती है। वो किचन की जानिब भागा। शदीद ठंड न थी, अलबत्ता महसूस होता था जैसे फिजा में खुनकी मौजूद है। किचन में पहुंचकर उसने फ्रिज खोला। फ्रिज की मध्यम लाइट में तमाम चीजें वाज़ेह हो गईं। वाटर साइड में पानी के 4 से 5 बोतलें रखी हुई थीं। उसने एक बोतल को उठाकर फ्रिज बंद किया, मगर फिर लगा जैसे पानी में खून शामिल हो गया है। ये कैसे मुमकिन था कि पानी सुर्ख रंग के खून में बदल गया था? वो गाढ़ा सुर्ख खून था। यकायक उसके हाथ से बोतल छूट गई और बोतल का ढक्कन खुल गया। फर्श सुर्ख खून से सुर्ख हो गया था। वो खौफजदा नजरों से फर्श को देखे जा रहा था। दिमाग साए साए और जिस्म पर पसीना फूट पड़ा था। प्यास बढ़ती चली जा रही थी, जैसे वो प्यास से मर जाएगा। मगर फिर प्यास का असर खत्म होने लगा। उसकी अबतर हालत खासी बेहतर होने लगी। वो खौफजदा किचन से बाहर निकल आया। आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो रहा था। प्यास बाकी न थी, जैसे सब कुछ ठीक था। अगली सुबह फर्श पर सुर्ख रंग का सियाल नजर न आया। उसने हैरत से फ्रिज में रखी पानी की तमाम बोतलों को चेक किया, मगर बोतलों में पानी मौजूद था, सुर्ख रंग का कहीं वजूद तक न था। और फिर उसने एक अजीब मंसूबा बनाया। उसका मंसूबा घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में रहने का था। उसने उस आसेबी घर से कुछ दिनों तक छुटकारा पाने का एक ही हल निकाला था कि रेस्टोरेंट में कुछ दिनों के लिए रात गुजारी जाए। कमरा नंबर 272 में क्रिकेट मैच एलसीडी पर देखा जा रहा था। असफहान ने यह कमरा चंद दिनों के लिए किराए पर लिया था। चंद एक सूट अपने पास रख लिए थे। दिन को उस घर में जाना खतरनाक न था, मगर रात को वहां ठहरना मौत को दावत देना था।
गोया रात रेस्टोरेंट में और दिन भर ऑफिस। मगर जो ही आखिरी ओवर शुरू हुआ लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। मैच खासा दिलचस्प हो गया था, मगर लाइट कम वक्त ने भी अभी जाना था। वो गुस्से से झल्ला उठा। क्रिकेट का दीवाना असफहान कुरैशी दिन भर की थकन के बावजूद मैच देखना चाहता था, मगर दिलचस्प सूरत हाल के दौरान लाइट का चले जाना गुस्सा दिलाना था। उसने एफएम ऑन किया, मगर वहां सिग्नल न होने के बराबर। एफएम पर भी कोई सिग्नल नहीं। वो झल्ला उठा। उसने दूसरे रेडियो स्टेशन चेक किए, करीब सभी बंद थे। उसने दरवाजे की दरज से नीचे देखा, वहां रोशनी थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल घुमाया, बाहर लाइट मौजूद थी। राहदारी का बल्ब भी रोशन था। साथ वाले रूम में से मैच की कमेंट्री सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। रूम 273 से एक बूढ़ा बाहर निकला। जनाब, मेरे रूम की लाइट नहीं, मैच का क्या बना? हम जीत गए बेटा। इंतजामिया को फोन करो कि तुम्हारे कमरे में लाइट ठीक करे। ओके अंकल, वैसे लाइट बंद हुई थी क्या? नहीं, आज तो लाइट ना जाने का ऐलान हुआ था, और वैसे भी यहाँ हैवी जनरेटर है, लम्हा भर में लाइट आ जाती है। मतलब कि उसके रूम का लाइट कनेक्शन मुनक़ता हुआ था। गुज़िश्ता वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए उसे वहम गुजरा कि ये सारी मनहूसियत सिर्फ उस घर तक ही महदूद नहीं, बल्कि वो खौफनाक बला जो हर रात मुख्तलिफ रूप में आ धमकती थी, इस होटल में भी आ धमकी है। वो दोबारा अपने रूम में आया। अब लाइट आ चुकी थी। वो पूरी उम्मीद था कि कम से कम इस होटल में कुछ उल्टा सीधा ना होगा, मगर वो रात सबसे महंगी पड़ी। तकरीबन रात के 1 बज रहे होंगे जब उसका सांस फूला हुआ था। दिल की धड़कन खासी तेज थी, जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। कुछ गड़बड़ जरूर थी। सामने टेडी बियर रखा हुआ था। टेडी बियर की आंखें सुर्ख होकर चमक रही थी। डरो मत, मगर तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे आवाज सुनाई थी। उस टेडी बियर का मुंह खुला था। आवाज टेडी बियर से आई थी। उसे वहम था या वाकई कुछ ऐसा हुआ था। और फिर डोरबेल बजती सुनाई दी। उसका दिल धड़क गया। होटल का अमला ही अंदर आ सकता था, मगर क्या वजह थी जो इतनी रात को इधर को आ टपका? डोरबेल कुछ देर बाद दोबारा सुनाई दी। वो डरता हुआ दरवाजे की होल की तरफ बढ़ा। बाहर कोई मौजूद न था। वो मुकम्मल छानबीन के बाद बिस्तर की तरफ बढ़ा, मगर बेल दोबारा बजी तो वो भागकर होल से देखने लगा, मगर बाहर फिर कोई मौजूद न था। क्या मुसीबत है? मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ? कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? फिर वो बेड पर बैठ गया, मगर अगले ही लम्हे वो तड़प उठा। बेड तांबे की मानित गर्म हो रहा था। उसका जिस्म लरजने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा गर्म होने लगा। पूरा कमरा गर्म हो रहा था। दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैंडल भी शदीद गर्म हो रहा था। दूसरे लम्हे वो बाहर था। उसने राहदारी की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियों से वो हाँफता कांपता काउंटर तक जा पहुंचा। नाइट ड्यूटी पर स्टाफ मौजूद था। वो सब अचानक उस अफ्ताब पर भूखला गए। भूत भूत, वो चिल्लाने लगा। स्टाफ ने उसे जबरदस्ती पकड़ा। सर होश में आए, कहाँ है भूत? कैसा है भूत? सभी बौखला गए। रूम 272 में। तुम लोग मेरे साथ चलो, वहाँ शदीद गर्मी है। वो बोलता चला गया। वहाँ मौजूद लोग हड़बड़ा गए। जनाब, हमारे रेस्टोरेंट का ख्याल करें, लोग अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, मैनेजर बोला। लेकिन वो स्टाफ के लोगों को अपने कमरे में जबरदस्ती ले आया। जब वहां गया तो सब कुछ ठीक था, ना गर्मी ना खौफ का एहसास। स्टाफ ने सवालिया नजरों से उसे घूरा। यहाँ ना गर्मी है ना सर्दी, एकदम फैंटास्टिक मौसम है सर। आपने कोई ड्रोना ख्वाब देख लिया होगा। सो जाइए, मैनेजर बोला। वो हैरतनाक नजरों से उन्हें देखता जा रहा था। ये कैसे मुमकिन था? सब कुछ उसकी हकीकी आंखों के सामने हुआ था। स्टाफ के लोग गए, मगर बाहर से दरवाजा बंद करके। अगली सुबह होटल इंतजामिया ने उसे होटल छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। वो दोबारा घर लौट आया, तन्हा आदमी और इतनी खौफनाक और दिलखराश वाकयात। अगली रात ज्यादा खौफनाक साबित हुई। वो ऑफिस से वापस आया। फ्रेश होने के बाद डोरबेल बजी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने खूबसूरत लड़की परेशान सूरत लिए खड़ी थी। जी फरमाइए, उसने दरवाजा खोलते ही कहा। लड़की की आंखों में उसे एक पुरस्कार कशिश महसूस हुई। आप कौन है और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? जी मेरा नाम निकत है, गाँव से यहाँ अपने मामू के घर आई हूँ, मगर मामू का घर नहीं मिल रहा। तो आप क्या चाहती हैं मैं आपके साथ जाके आपके मामू का घर ढूंढूं? मैं हर जगह तलाश कर चुकी हूँ, मगर उनका कुछ पता नहीं। तो इस हालत में तलाश के अलावा और क्या हो सकता है मैडम? क्या रात में आपके यहाँ रुक सकती हूँ? असफहान को ये गैर अखलाकी लगा। एक जवान मर्द और लड़की भला किस रोज से एक छत तले रात गुजार सकते थे। देखिए मैडम, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं आपको किसी होटल में छोड़ाता हूँ। प्लीज, सिर्फ एक रात ही की तो बात है, सुबह होते ही मैं अपने गाँव चली जाऊंगी। वो मजबूर हो गया और लड़की को अंदर आने की इजाजत दे दी। उसने लड़की को घर का एक दूसरा रूम रहने के लिए दिया। रात 12 बजे के बाद अचानक असफहान का रूम का दरवाजा धड़धड़ाया गया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाहर कोई लड़की की आवाज थी। वो दरवाजा खोलने के लिए उठा। दरवाजा खोलते ही उसका वजूद लरस कर रह गया। वो निगहत थी। स्याह लंबे बाल, सुर्ख लंबी जुबान, स्याह चेहरा।
उसे देखते ही वो गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी ने उसे जगाया तो उसको चुड़ैल नुमा निकट का ख्याल आया। वो जल्दी से उठा, हर कमरा छान मारा, मगर रात वाली चुड़ैल नजर न आई। आज ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह तकरीबन 11 बजे उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया। उसने सारी रुदात अपने दोस्त को सुना दी। रुदात सुनने के बाद उसके दोस्त ने कहा कि ये बहुत परेशान कुन बातें हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस घर में कोई प्रॉब्लम है। हमें किसी माहिर आमिल से राब्ता करने की जरूरत है ताकि इस मामले को हल किया जाए। दोस्त कहने लगा कि मैं एक आमिल को जानता हूँ, उसका नंबर है मेरे मोबाइल में। चंद लम्हे बाद वो एक आमिल का नंबर डायल कर रहा था, मगर दूसरी तरफ से पैगाम मिला कि शाह साहब के घर हाजिर खिदमत हो जाए। पैगाम मिलते ही वो बाइक निकाल कर रोड पर आ गए। बाइक में बैठ के जब वो दोनों आमिल के पास जा रहे थे, असफहान को मुसलसल महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उसका ताक़ुब कर रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने दोस्त से कहा कि जल्द से जल्द आमिल के पास पहुंचो। थोड़ी ही देर बाद वो एक आमिल के घर में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक बारिश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने शफकत भरी निगाह असफहान पर डाली। असफहान ने अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात उन बुजुर्ग को सुनाए। असफहान को रैशी शुक्र करो तुम अल्लाह का कि शर की कुव्वतें तुम पीछे छोड़ के आ गए हो, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ती। बाबा जी, पर ये शर की कुव्वतें कौन है और क्यों मेरा जीना हराम कर दिया है? आखिर मेरा कसूर क्या है और इनका मकसद क्या है? ये क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? कभी कभी बेकसूर आदमी भी औताब की जद तले आ जाता है। तुमने असल में आसेबी घर में मौजूद मखलूक को तंग किया है। वहां रहकर तुम्हें महसूस तक ना हुआ कि तुम उनको तंग कर रहे हो। असल में जिस घर में तुम रहते हो वो आसेब ज़दा है। सालों से वहां कोई नहीं गया था, तभी वहां नजर न आने वाली मखलूक ने डेरा जमा लिया। वो घर एक तवील अरसे से खाली पड़ा था, और ये हकीकत है कि कोई मकान एक तवील अरसे तक खाली पड़ा रहता है तो उसमें नादीदा मखलूकात अपना बसेरा कर लेती हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसे किसी मकान को तवील अरसे तक खाली ना छोड़ा जाए, बल्कि उसकी कोई ना कोई देखभाल करता रहे, और मगरिब के वक्त खाली मकान में चिराग जरूर जलाना चाहिए। ऐसी सूरत में नादीदा कुव्वतें उस जगह से दूर रहती हैं। जिस मकान में तुम जा बसे थे उसमें असल में जिन्नात का बसेरा है। उन्हें तुम्हारा वहां रहना नागवार गुजरता है, इसीलिए वो तुम्हें तंग करते हैं। ये तो शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें जान से नहीं मारा। तो बाबा जी, आप मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं? तुम उस आसेब ज़दा घर को फौरन छोड़ दो और पाक साफ रहो। ठीक है बाबा जी, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ आ धमकती है। लेकिन अब ऐसा ना होगा। एक खास अमल के तहत ये मखलूक तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी, और वो अमल मैं करूंगा तुम्हारे लिए। तुम फिक्र ना करो। तुम सिर्फ अल्लाह को हर वक्त याद रखा करो, पाबंदी से नमाज पढ़ा करो। कुछ कुरानी आयात का तावीज मैं तुम्हें बना कर देता हूँ, तुम इसको अपने बाजू के साथ बांध लो, और बस जल्द से जल्द इस आसेब ज़दा घर को छोड़ दो। ये जो मैंने तावीज तुम्हें दिया है, इसके होते हुए वो जिन्नात तुम पर अपना वार नहीं कर सकेंगे। तुम्हें जो मैंने काम कहा है तुम वो करो। बाकी तुम्हारी उन मखलूकात से जान छुड़ाने के लिए खसूसी अमल में आज से ही शुरू कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो। असफहान तावीज पहनकर अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा, और जल्द अज जल्द उसने अपना सामान समेटा और उस घर को छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला गया। उस घर को छोड़ते साथ ही वो अपने आप में बहुत ज्यादा कल्बी सुकून महसूस कर रहा था।